प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हमने कल आपको एक टॉपिक बताया था और उस टॉपिक पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चंस भी किया था। तो इसके बाद में हम इस पार्ट को टॉपिक से टॉपिक आगे की ओर बढ़ाते हुए हम आज एक नया टॉपिक और लेते हैं, जो पीछे वाले कल वाले टॉपिक या आपका जो ओम का नियम वाला जो पार्ट था उसी से संबंधित है। ठीक है, तो इसी को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनना, अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, यदि कोई दिक्कत हो तो उसको बता देना। देखिए, हमने जो ओम का नियम पढ़ा था, ओम के नियम पर आधारित हमने सवाल भी किया था और यहाँ हमने आपको 3 सवाल बताए थे कि किसी चालक तार में यदि आपको विद्युत धारा प्रवाहित बताई गई है और उसमें उत्पन्न विभवांतर भी दिया हुआ है तो उसके लिए प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके के हमने 3 सवाल किए थे। कितने किए थे? 3। और आपके 2 सवाल पीछे के अंक सवालों में से थे और 1 सवाल आपका उदाहरण का दिया हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद में हम यहाँ एक नया टॉपिक लेते हैं, प्रतिरोध। क्या लेना है बेटा? प्रतिरोध। और प्रतिरोध को हम किससे दर्शाते हैं? आर से। किससे दर्शाते हैं? आर से। अब हमें ये देखना है कि प्रतिरोध क्या होता है, ये क्या काम आता है और क्या काम करता है। कल तो हमने इसको ओम के नियम पर आधारित सवाल किया था, लेकिन यहाँ हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में ओम का नियम है क्या है, ये हमसे क्या कहना चाहता है और हमें क्या याद रखना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक मेरे पास में देखिए इधर, ये कोई चालक पदार्थ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चालक पदार्थ। इस चालक पदार्थ की यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया हुआ है? L। कितना लंबाई दिया हुआ है? L। और ये क्या है? इसकी चौड़ाई। क्या है? इसकी चौड़ाई या इसकी ऊंचाई। ठीक है, ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। अब इस पर आधारित जो आपको ये पदार्थ लिया गया है, ये पदार्थ कैसा है? एक चालक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है बेटा? चालक पदार्थ। ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको एक चालक पदार्थ लिया गया है। इस चालक पदार्थ में आपको क्या क्या होता है वो देखना है और ये काम कैसे करना है या काम कैसे करता रहता है ये वो देखना है। तो इस पर आधारित इसके हमने 2 श्रेय लिए गए हैं। कितने श्रेय लिए गए हैं? 2। पहला श्रेय ए और दूसरा श्रेय बी। और ये जो आपका चालक पदार्थ है, इस चालक पदार्थ में आपको क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। ये हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ा था आपने, और उसमें आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई थी, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुआ था, इसके बारे में आपने पिछली कक्षा में संक्षेप में पढ़ लिया था। ठीक है, और यहाँ कुछ आएगा तो आपको और बता देंगे। ठीक है, ये आपका एक चालक पदार्थ है और जो आपको ये सफ़ेद कलर का जो होल दिया हुआ है, इसे यहाँ पर हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। ठीक है, इसके बाद में जो आपको ये दिया हुआ है, इसको हमने क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चिन्ह क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। और प्रोटॉन पे यहाँ चिन्ह कैसा होता है? धनात्मक। ध्यान रखना, एक एक चीज़ को आराम से शांति से समझना, जिससे आपको पूरा समझ में आए। अब देखिए, यहाँ हम इस पदार्थ को किससे जोड़ रहे हैं? बैटरी से। किससे जोड़ रहे हैं?
बैटरी से। तो बैटरी में क्या होता है, एक प्लस और एक माइनस, और यहाँ हम इसको क्या नाम देते हैं, बैटरी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, बैटरी। अब देखिए यहाँ बैटरी का कौन सा सिरा है, धनात्मक, यहाँ बैटरी का कौन सा सिरा है, ऋणात्मक। तो धनात्मक सिरा है वो चालक पदार्थ में से किसको अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋणात्मक है। कैसा है, ऋणात्मक। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो ये जो आपको इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं ये कहाँ घूमेंगे, धनात्मक भाग की तरफ। कहाँ आएगा, धनात्मक भाग पर, इधर। इसके बाद में जो आपको ये होल दिया हुआ है, या आपको यहाँ हमने इनको प्रोटॉन नाम दिया गया है, ये कहाँ गति करेंगे, ऋणात्मक भाग की ओर। ध्यान रखना बेटा, ठीक है, इस प्रकार से। अब जो इनकी अनियंत्रित गति हो रही है या कहीं नियंत्रित गति हो रही है, बैटरी लगाने के बाद में ये गति कैसी हो जाएगी, नियंत्रित, ठीक है। तो इसके बाद में हम यहाँ एक कुछ परिभाषाएं लिखते हैं और हम ये देखते हैं कि वास्तव में ये चालक पदार्थ क्या होता है और क्या काम करता है। तो यहाँ हम लिखेंगे चालक पदार्थ, चालक पदार्थ किससे बने होते हैं, अणुओं से। चालक पदार्थ अणुओं से मिलकर बनते हैं। किससे बनते हैं ये, अणुओं से। और ये सभी अणु किससे बनते हैं, परमाणुओं से। और ये सभी अणु परमाणुओं से बनते हैं। ये सभी आपने पिछली कक्षा में अच्छी तरीके से पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए चालक जो पदार्थ होता है वो किससे बनता है, अणुओं से। अणु किससे बनते हैं, परमाणुओं से मिलकर के, ठीक है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि जो आपको परमाणु दिए हुए होते हैं, इन परमाणुओं में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चारों ओर इन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये किसके चक्कर लगाते हैं, नाभिक के। कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसके चक्कर लगाते हैं, नाभिक के, ठीक है। ये आपको नाभिक की संरचना में पिछली क्लास में बताया होगा, ठीक है। इसके बाद में जब आपके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो ये सभी इलेक्ट्रॉन किसके कारण बंधे होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक से एक बंध से बंधे होते हैं। बंध से बंधे रहते हैं। किससे बंधे रहते हैं, ये बंध के कारण या बंध से बंधे रहते हैं। तो इसके बाद में हम यहाँ इनमें आगे की ओर चलते हैं। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इसके बाद में आगे लेते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के
बाहरी कोश में होता है। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कोश में होता है तो यह नाभिक से दूर होने के कारण कमजोर बंध बनाता है। कमजोर बंध बनाता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और जो नाभिक के पास में होता है वो कैसा बंध बनाता है? अधिक मजबूत बंध बनाता है। ठीक है। इसमें आगे लिखेंगे जबकि नाभिक के पास वाले कोश में मजबूत बंध बनाता है। कैसा बंध बनाता है? मजबूत बंध बनाता है। देखिए यहाँ आपको एक प्लस वाला चिन्ह दिया गया है। इसके आपके चारों ओर कुछ संरचनाएं ऐसे दिया हुआ है। तो जब आपको ये संरचनाएं ऐसे दिया हुआ है तो ये जो आपकी संरचना है वो किसकी संरचना बताई गई है? परमाणु के लिए। ठीक है। तो इसको हम यहाँ क्या नाम देते हैं? नाभिक। ठीक है। ये इसकी पहली कक्षा है, ये इसकी दूसरी कक्षा है। इसके बाद में यहाँ पर हम इसके लिए कोई तीसरी कक्षा बनाते हैं। ठीक है। तो जब आपकी कोई तीसरी कक्षा बनती है तो यहाँ पर इसकी कक्षाएं K, L, M, N आपने पढ़ा है। और यहाँ इसमें क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके यहाँ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। देखिए यहाँ यदि आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? इनकी दूरी अधिक होने के कारण ये सभी इलेक्ट्रॉन्स इस नाभिक से अधिक दूर होते हैं। और दूर होने के कारण क्या करते हैं? ये इसके साथ में कमज़ोर बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कमज़ोर बंध। ठीक है। तो इसके बाद में एक बार इसको दोबारा से सुनिए और दोबारा से सुनने के बाद में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए एक आपको हमने प्रतिरोध को समझाने के लिए एक चालक पदार्थ लिया है। चालक पदार्थ का मतलब क्या है कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्या होता है? चालक पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह। और इस विद्युत धारा के प्रवाह के लिए यहाँ पर चालक पदार्थ में क्या किससे बनता है? ये परमाणुओं से। और अणु किससे बनते हैं? परमाणुओं से। आपने 9th क्लास में इसका पूरे पाठ को अच्छे से समझा था कि परमाणु क्या है, अणु क्या है, कैसे बनते हैं। ठीक है। इसके बाद में परमाणुओं में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इसके मध्य में एक धनात्मक भाग होता है। वो कौन सा होता है? नाभिक होता है। इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन? इलेक्ट्रॉन। और जिस कक्ष में वो चक्कर लगाता है उस कक्ष को हम क्या बोलते हैं? इसकी कक्षाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा या कोश। और जितना आपका इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर रहता है उतना ही बंध कैसा बनता है? कमज़ोर। यदि हम इसको समझते हैं और तरीके से, जैसे कि आप देखते हैं कि जब तक हमारे घर में मम्मी पापा या आपसे बड़े वाले कोई भाई बहन हैं तो आप उनके सामने पढ़ने बैठ जाते हो। और यदि आपके लिए 10-5 दिन के लिए घर में कोई नहीं है तो जो कुछ शैतान बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं?
पढ़ना बंद कर देते हैं और बाहर अपने दोस्तों के साथ में घूमना चालू कर देते हैं, तो वहाँ पढ़ाई का प्रभाव कैसा हुआ, कम हो गया। ठीक है, इसी आधार पर यहाँ आपका बंद कैसा हो गया, कम पड़ गया। इसके बाद में हम यहाँ आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे चलने के लिए हम देखते हैं कि चालक पदार्थ में धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इसकी अभी एक परिभाषा दूसरी और लिखते हैं, आवेशों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाला पदार्थ आवेशों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने को ही प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यहाँ हमने आपको 2 उदाहरण दे दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है। बाधा उत्पन्न करना, और बाधा उत्पन्न करने का मतलब है कि उसमें धारा के प्रवाह को रोकना। जैसे यहाँ विद्युत धारा का प्रवाह किसी चालक पदार्थ में हो रहा है और उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, रुक जाता है या अवरुद्ध हो जाता है उसका मार्ग। और अवरुद्ध होने को जो पदार्थ उसमें काम में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और ये प्रतिरोध पदार्थ की चालकता पर निर्भर करता है, और यह प्रतिरोध पदार्थ की चालकता या पदार्थ की चालकता किस पर निर्भर करती है, प्रतिरोध पर। हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ की चालकता प्रतिरोध पर निर्भर करती है। ऐसे लिख लीजिए, पदार्थ की चालकता प्रतिरोध पर निर्भर करती है, तो इन सभी को एक बार आप आराम से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और इसको समझ लीजिए। बाकी ये सभी हमने 9th क्लास में पूरा आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो 9th क्लास में जब आपने इसको अच्छे से समझा था, तो इसके बाद में हम इस टॉपिक को मिटाने के बाद में आगे की ओर चलते हैं। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको याद रहे, और इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं, चालक पदार्थ की निर्भरता, कि आपका प्रतिरोध किन किन पदार्थों पर निर्भर करता है। यहाँ लिखेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की क्या है यहाँ पर, निर्भरता। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो आपका प्रतिरोध है वो चालक पदार्थ के किन किन वस्तुओं पर या किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम
चालक पदार्थ की लंबाई पर निर्भरता, चालक की लंबाई पर निर्भरता। जो ये आपका डिपेंड करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके लंबाई पर या उसकी लेंथ पर। ठीक है, तो यहाँ हम समझाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। इस पदार्थ की जो लंबाई है वो L लिया गया है। ठीक है, इसकी जो यहाँ पर मोटाई लिया गया है वो क्या लिया गया है, B लिया गया है। क्या लिया गया है, B, या उसे क्या बोलते हैं, विड्थ बोलते हैं। ठीक है, इसे यहाँ हम बोलते हैं इसकी चौड़ाई, और यहाँ हम इसे क्या बोलते हैं, इसकी लंबाई। ठीक है, और ये आपका एक चालक पदार्थ दिया गया है। ठीक है, इसका जो नाम है वो क्या है, चालक पदार्थ। क्या है इसका नाम, चालक पदार्थ। और चालक पदार्थ में किसका प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ इसको आगे चलते हैं। तो आगे चलने के लिए सबसे पहले चालक पदार्थ की लंबाई है। तो एक समान धातु के चालक में, एक समान धातु के चालक में, एक समान का मतलब है कि यदि आपका चालक तांबे का है तो तांबे का ही रहेगा, और यदि आपका चालक पदार्थ सिल्वर का बना हुआ है या एल्युमिनियम का बना हुआ है तो वह किसका रहेगा, एल्युमिनियम का ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार हम चालक पदार्थ लेते हैं एल्युमिनियम का, उसके बाद में चालक पदार्थ लेते हैं तांबे का, उसके बाद में चालक पदार्थ लेते हैं हम चांदी का। ऐसा नहीं है कि चांदी का चालक पदार्थ कैसा होता है, सबसे अच्छा विद्युत का चालक, विद्युत का प्रवाह चांदी में ही होता है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके बाद में एक समान धातु के चालक में पदार्थ की लंबाई, या एक समान धातु में, धातु के चालक में पदार्थ का प्रतिरोध, पदार्थ का प्रतिरोध, चालक पदार्थ का प्रतिरोध, उसकी लंबाई के समानुपाती। समानुपाती का मतलब कैसा है, सीधा संबंध, समानुपाती होता है। इसको हम बोलते हैं R, समानुपाती L। और यही आपको समीकरण नंबर 1 याद रखना है। और ये जो आपको चिन्ह दिया गया है, ये चिन्ह किसका है, समानुपाती का, समानुपाती का चिन्ह। ठीक है, ये क्या है, चालक तार का प्रतिरोध है जो उसकी लंबाई के कैसा है, समानुपाती है। और यदि ये इसकी लंबाई के समानुपाती है तो हम कह सकते हैं कि एक समान धातु के चालक में उसका प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। अब देखिए, ये लंबाई है, ये दिया हुआ है। अब यदि हम इसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो ये इसका पहला संबंध हुआ कि चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बनाते हैं L और R का ग्राफ। L और R, इसे हम बोलते हैं लंबाई एवं प्रतिरोध, लंबाई एवं प्रतिरोध का ग्राफ। ठीक है, ग्राफ जो हमने पहले R और L का, R का बताया था पहले,
और उसके लिए आई का बताया था, बी और आई का। ठीक है, तो वही आपको ग्राफ यहाँ लेना है। इसमें आप ग्राफ ऐसे लेते हैं, यहाँ आपको क्या लेना है, एल। एल क्या है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। और यहाँ क्या लेते हैं हम, आर। आर क्या है, प्रतिरोध, किसका, चालक का प्रतिरोध। ठीक है, इसके बाद में ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष, और ये कौन सा है, वाई अक्ष। ठीक है, ये हमने गणित में काफ़ी देखते हैं, एक्स अक्ष कौन सा, वाई अक्ष कौन सा है। इसके बाद में यहाँ हम एक बात बोलते हैं कि यहाँ जो आपका संबंध आएगा ये आपका कौन सा है, 0 0। ठीक है, यहाँ इसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मूल बिंदु। अब यहाँ हम एक संबंध बनाते हैं, जैसे 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 चालक तार का प्रतिरोध, जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ती है तो पदार्थ का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि यहाँ हम R के मान को बढ़ाते हैं या उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं तो L का मान भी बढ़ेगा, या L को बढ़ाते हैं तो R का मान भी बढ़ेगा। यहाँ देखिए, यदि हम इसको जो चिन्ह दिया हुआ है ये बढ़ाने का दिया हुआ है तो L का मान भी क्या है, बढ़ जाएगा, और यहाँ पर L का मान हम बढ़ाते हैं तो R का मान भी बढ़ जाएगा। ये कैसा है, एक सीधा संबंध है। कैसा है, सीधा संबंध। और ये भी कैसा है, सीधा संबंध। और जो आपका सीधा संबंध होता है इसे हम किससे दर्शाते हैं, समानुपाती के चिन्ह से दर्शाते हैं। और यहाँ जो आपका ग्राफ आएगा वो ग्राफ आपका कैसा आएगा, एक सीधी रेखा में आएगा, ध्यान रखना। ये जो आपका ग्राफ बनेगा एक सरल रेखा में आएगा, अर्थात ग्राफ एक सरल रेखा में होगा, क्योंकि ये संबंध कैसा है इसका, समानुपाती का है। देखिए संबंध कैसा है इसका, समानुपाती का है। तो इसको एक बार आप उतार लें, उसके बाद में हम इसको दोबारा से फिर समझाते हैं। तो दोबारा से समझाने के लिए हम देखते हैं कि जो आपका चालक पदार्थ दिया हुआ है उस चालक पदार्थ में क्या है। तो चालक पदार्थ की लंबाई पर निर्भरता, ये चालक पदार्थ है, ये लंबाई है, इसके बाद में ये इसकी चौड़ाई है। जैसे जैसे हम लंबाई को बढ़ाते हैं तो चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक है, अर्थात एक समान धातु के चालक में पदार्थ का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, और R समानुपाती L ये चिन्ह का है, समानुपाती का है। समीकरण 1 आ गया। इसके बाद में L और R या R और L के मध्य भी हम इसको संबंध कह सकते हैं, और जो इसका ग्राफ है वो एक सीधी रेखा में आता है। और जो इसको समझाने का तरीका है वो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। और एक आपको समीकरण ये भी याद रखना है कि समीकरण 1 क्या है, आगे जब हम इसको समझाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम लेते हैं चालक पदार्थ की दूसरी निर्भरता। तो चालक पदार्थ की जो दूसरी निर्भरता है वो क्या है, उसके क्षेत्रफल पर है। किस पर निर्भरता है, वो उसके क्षेत्रफल पर।
थोड़ा जो आज आपका टॉपिक है थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो उसको देखने के लिए, क्योंकि इन दोनों को हमें करना ज़रूरी है, फिर क्या है कि आप इसको बाद में भूल जाओगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको आज ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ लेते हैं नंबर 2, क्षेत्रफल पर निर्भरता। क्षेत्रफल पर निर्भरता, किस पर निर्भरता है? ये उसके क्षेत्रफल पर। समझाने का तरीका वही है, कोई अलग नहीं है। ये इसकी लंबाई दिया हुआ है, ये इसकी चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, और जो यहाँ इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ये आपको वही एक चालक पदार्थ दिया हुआ है। इसका जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात क्षेत्रफल को ए से दर्शाते हैं तो L इंटू बी। बस ये इसमें थोड़ा अलग है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ आगे चलते हैं। देखिए, एक समान चालक के लिए एक समान धातु के चालक के लिए, एक समान धातु के चालक के लिए चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध क्षेत्रफल के समानुपाती नहीं होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम दर्शाते हैं R समानुपाती का चिन्ह 1/A। ये आपको समीकरण नंबर 2 है। यहाँ आपका क्षेत्रफल कहाँ आया हुआ है? 1 के बटे में, अर्थात हर में। और जब 1 के बटे में आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। क्या कहते हैं उसे? व्युत्क्रमानुपाती। ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में हम क्या बनाते हैं? इसका ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाना है? इसका ग्राफ। तो यहाँ देखिए 1/A क्षेत्रफल के कैसा है? ये व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन हम 1/A के कहते हैं तो कैसा जाएगा? ये इस पूरे को एक मानते हैं, पूरा पद मानते हैं, तो उसकी कैसा है? ये सीधा है। तो यहाँ आपको एक ग्राफ बनाना है A, क्षेत्रफल और उसकी प्रतिरोध पर ग्राफ। तो यहाँ हम बात करेंगे प्रतिरोध और क्षेत्रफल, प्रतिरोध एवं क्षेत्रफल के मध्य ग्राफ। ठीक है, यहाँ आपको लेना है A, इसको हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ क्या लेना है आपको? x अक्ष। यहाँ क्या लेना है? y अक्ष। और यहाँ क्या लेना है आपको? 0 0। और यहाँ क्या लेना है? R। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। इसके बाद में जो संबंध आता है वो कैसा आता है? इस प्रकार से आता है। ये एक सीधी रेखा में मान नहीं बढ़ता, अर्थात नीचे की ओर गिरता हुआ, और इसे हम क्या बोलते हैं? R व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल। इसका संबंध है ये। अब देखिए, यदि चालक का प्रतिरोध, यदि चालक का प्रतिरोध बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। चालक का प्रतिरोध बढ़ाने पर
क्षेत्रफल कैसा होगा? कम होगा। क्षेत्रफल कम होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये संबंध कैसा है आपका? उल्टा है। ठीक है, यदि यहाँ पर हम देखिए प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं तो आपके लिए ए का मान कैसा होता है? कम होता है। इसको ऐसे कर लीजिए अलग अलग। ठीक है, यदि हम यहाँ पर आर का मान बढ़ाते हैं तो ए का मान क्या होता है? कम होता है। या आर के मान को कम करते हैं तो ए का मान बढ़ता है। ऊपर जो चिन्ह जा रहा है उसका मान बढ़ना है, नीचे आ रहा है उसका मान घटना है। इसके बाद में यहाँ आपको एक और दिया हुआ है छोटा सा जो संबंध है प्रतिरोध एवं 1/a का ग्राफ। यहाँ 1/a लिया है, पूरा पद लिया है। जब पूरा पद लेते हैं तो कैसा होता है? ये इसके समानुपाती होता है। कैसे होता है? इसके समानुपाती होता है। और जब ये इसके समानुपाती होगा तो ग्राफ आपका कैसा आएगा? सीधा आएगा। यहाँ हम लेते हैं 1/a और यहाँ हम लेते हैं आपका r, और ये संबंध कैसा आता है? सीधा आता है। अर्थात इसको जब हम बात करेंगे तो आपका r समानुपाती होगा 1/a के। ये आपका इसका एक ग्राफ दिया हुआ है। और जो आपका ये ग्राफ दिया हुआ है इसके आधार पर हम आपको बता सकते हैं कि जो आपको ये दिया हुआ है नीचे, ये क्या है? 1/a। ठीक है, और यहाँ आपका संबंध कैसा आएगा? सीधा आएगा। इसको जब हम दर्शाते हैं तो यहाँ पर लाइन खींचने के बाद में यदि हम r का मान बढ़ाते हैं तो 1/a का मान भी बढ़ेगा, और यदि r का मान कम करेंगे तो 1/a का मान भी क्या होगा? कम होगा। इसके बाद में आपका इसका एक संबंध रह गया है। संबंध को और इसके प्रतिरोध को हम कल समझाएंगे बेटा, क्योंकि आपकी क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, और इसको धीरे धीरे से समझना है। तो एक बार इसको दोबारा समझाते हैं अभी आपके लिए। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये क्षेत्रफल के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो ग्राफ संबंध क्या आएगा आपका? नीचे की ओर जाएगा। अर्थात इसको बढ़ाते हैं तो ये घटेगा, और आपके ए को बढ़ाते हैं तो आर घटेगा। इसके बाद में 1 के बटे में कर लेते हैं तो ये सीधा समानुपाती होता है, और इसको इसके मान से ग्राफ कर देते हैं। बाकी यदि कोई दिक्कत है तो हो जाती है तो आप कमेंट में लिख करके बता देना। और बाकी इसी के आपके प्रतिरोध के लिए क्षेत्रफल और उसकी लंबाई पर निर्भरता के मध्य में प्रतिरोध का एक संबंध कल बताएंगे, और इसके बाद में आपका क्या बताया जाएगा? मात्रक क्या है। धन्यवाद।